अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत की इंडस्ट्री मुश्किलों में फंस गई है। खासतौर से टेक्सटाइल, सी फूड और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। भारत सरकार इस संकट से उबरने के लिए कई उपाय कर रही है और दूसरे बाजार की तलाश भी जारी है। हम इस मुद्दे पर आज खास चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भारत के सामने क्या क्या विकल्प हैं, भारत को तत्काल क्या कदम उठाने की जरूरत है, यानी ट्रंप का टैरिफ वॉर भारत कितना तैयार। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। भारत 40 देशों के साथ नई ट्रेड डील की तैयारी कर रहा है। खासकर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को नई उड़ान देने के लिए भारत नए बाजारों की तलाश में है। लेकिन जिन देशों के नाम चर्चा में हैं, उनमें ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बाजार शामिल हैं। सिर्फ विकसित देश ही नहीं, भारत उभरते बाजारों पर भी नजर गड़ाए हुए है, जिनमें कतर, ब्राजील, फिलीपींस और कजाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं, जिनमें समझौतों पर बात चल रही है। इतना ही नहीं, भारत और सिंगापुर के बीच सोलर एनर्जी और डेटा कनेक्टिविटी के लिए समुद्र के नीचे केबल बिछाने जैसे 10 अहम समझौतों पर बातचीत हो रही है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। भारत ब्रिक्स देशों, जिनमें ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और आसियान देश शामिल हैं, उनके साथ भी भारत अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ना तय है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने पर भी चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने कहा है कि अगर भारत ने रूसी कच्चे तेल पर लगाम नहीं लगाई तो टैरिफ हटाने का सवाल ही नहीं उठता। हैसेट ने भारत पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार खोलने में अड़ियल रवैया अपना रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर भारत नहीं झुकेगा तो राष्ट्रपति ट्रंप भी झुकने वालों में से नहीं है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर शुल्क दोगुना करके 50% कर दिया है। ये ब्राजील के अलावा किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा है। अमेरिका के टैरिफ वॉर को लेकर मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि भारत को अमेरिकी टैरिफ से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीयों को एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। भार्गव ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था को हिला देने वाला कदम है। झींगा, परिधान, हीरा, चमड़ा और रत्न ज्वेलरी जैसे लेबर इंसेंटिव सेक्टर पर इसका सीधा असर होगा। इन सेक्टरों में करोड़ों लोग काम करते हैं। भार्गव ने साफ कहा कि यह सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। किसी भी धमकी के आगे झुकना भारत जैसे बड़े देश के लिए सही नहीं होगा। आरसी भार्गव से पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी अमेरिकी टैरिफ नीति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में व्यापार, निवेश और वित्त को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। राजन ने कहा कि भारत को अपनी रणनीति विविधता आधारित बनानी होगी। सिर्फ अमेरिका पर निर्भरता भविष्य में बड़े जोखिम पैदा कर सकती है। भारत को यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे नए बाजारों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संरचनात्मक सुधारों से घरेलू प्रतिस्पर्धा बढ़ानी होगी, तभी भारत बाहरी दबाव से बच पाएगा और 8 से 8.5% की विकास दर हासिल कर सकेगा। राजन ने चेतावनी दी कि अमेरिकी शुल्क का सबसे ज्यादा असर झींगा किसानों, परिधान और कपड़ा उद्योग पर पड़ेगा। ये सेक्टर पहले से ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं। राजन ने कहा कि यह सिर्फ भारतीय निर्यातकों के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि उन्हें अब वही सामान 50% महंगे दामों पर खरीदना होगा। अमेरिका के टैरिफ वॉर और धमकी के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। मतलब साफ है कि अमेरिका ने टैरिफ का हथियार उठाया है, लेकिन भारत भी अब नए बाजारों के जरिए जवाबी चाल चलने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में ये ट्रेड वॉर किस मोड़ पर जाएगा, सबकी नजरें वहीं टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ एक शानदार पैनल है। हमारे साथ अजय बग्गा हैं, मार्केट एक्सपर्ट। हमारे साथ अजय दुआ हैं, पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी। और हमारे साथ रोबिंदर सचदेव हैं, विदेश मामलों के जानकार। तो अजय सर और अजय दुआ सर और रोबिंदर सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले अजय बग्गा सर आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि ठीक है, अब यूएस ने जो टैरिफ लगाना था लगा दिया, भारत भी अपनी रणनीतियां तैयार कर रहा है, लेकिन इस बीच जो सबसे अहम चीज देखने योग्य है वो ये है कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं कि भारत के साथ ट्रेड पर हालात सुधर सकते हैं। दूसरी ओर ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन संघर्ष को मोदी का युद्ध कहा है। क्या मायने निकलते हैं इसके सर? क्या ट्रंप प्रशासन में विरोधाभास की स्थिति बन रही है?
नहीं, इनका स्ट्रक्चर्ड अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। तो फॉरेन पॉलिसी जो ये फॉलो कर रहे हैं वो यही है कि केओस क्रिएट करो, ताकि अगला आदमी समझ ना सके कि आपकी मंशा क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसमें क्या हो गया, इनको खुद नहीं पता इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। दोस्त हो या दुश्मन, सबके ऊपर टैरिफ लगाते हैं, सबकी भर्त्सना करते हैं, सबको इंसल्ट करके भेजते हैं। और जो इन्होंने टैरिफ शुरू किए थे वो शुरुआत थी चीन के अगेंस्ट, कि चीन का बहुत भारी भरकम हमारे साथ ट्रेड सरप्लस है, उसको टारगेट करते करते इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दिए, सबसे दुश्मनी ले ली। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह मेक अमेरिका अलोन अगेन हो गया। जो आइसोलेशनिज्म था 1870 से 1930 जो तक जो चला अमेरिका में, और जिसके कारण ग्रेट डिप्रेशन आया, जब 35% टैरिफ लगाए जाते थे दुनिया भर में, प्रोटेक्शनिज्म चरम सीमा पर था, वही ये वर्ल्ड इकोनॉमी को लौटा के ले आए हैं। तो इससे काफी नुकसान होने वाला है अमेरिकन इकोनॉमी को ही, पहले अमेरिकन कंज्यूमर को ही। अभी तक पास थ्रू नहीं हुआ है। तो ये जो कहते हैं कि देखिए इन्फ्लेशन बढ़ी नहीं और हम 28-30 बिलियन डॉलर हर महीने इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो आप इकट्ठा कर रहे हैं वो आप अमेरिकन इंपोर्टर से इकट्ठा कर रहे हैं। चीन नहीं दे रहा आपको, भारत नहीं दे रहा आपको। जो भी इंपोर्ट कर रहा है सामान, उसको विवशतावश देना पड़ रहा है। अब वो या तो अपने मार्जिन में कटौती करके उसको एब्जॉर्ब करेगा या कस्टमर को पास ऑन करेगा। तो ये अहम बात है जो ये पेपर ओवर कर रहे हैं, जो सूनर और लेटर इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जाहिर तौर पर आगे उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि संकेत दिख रहे हैं। इसी सवाल को रविंदर सर आपसे भी मैं समझना चाहूंगा कि ट्रंप प्रशासन के अंदर एक तरफ यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी संकेत देते हैं नरमी के, वहीं दूसरी ओर उनके ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो मोदी का युद्ध से बता देते हैं। तो मैं इस पर आपका भी नजरिया समझना चाहूंगा कि आप इसे कैसे देखते हैं। थैंक यू, प्लेजर आपके साथ एंड दुआ सर एंड भगत सर के साथ। थैंक यू सर। दोनों ही सही हैं शायद। नवारो भी जो कह रहे हैं अपने हिसाब से, राइट, पीटर नवारो जो कह रहे हैं द रोड टू पीस रन्स थ्रू दिल्ली, और उसमें वो भूल जा रहे हैं कि रोड टू पीस भारत तो कहता है कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, जियो और जीने दो। ये उस बात को नहीं सुन रहे हैं। अदरवाइज तो रोड टू पीस ऑफ रशिया यूक्रेन हो सकता था भारत के दिल्ली के थ्रू। दूसरी बात जो ये बेसेंट कह रहे हैं, ये बिल्कुल फैक्ट कह रहे हैं। देखिए कभी ना कभी तो वापस कुछ नया नॉर्मल बनेगा, ट्रंप के रहते हुए बने या जब ट्रंप चला जाए कुछ बनेगा, राइट। कुछ टैरिफ कम होंगे, कुछ होगा, परंतु बात यह है कि वो कब होगा, और वो जब होगा सिचुएशन वो बैक टू नॉर्मल नहीं होगा बिफोर ट्रंप। इस समय भारत एक, ये मेरा मॉडल है जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में फोर्क इन द रोड पर है। हमें डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, और जो हम डिसीजन लेंगे और उस रास्ते पे जब हम चलेंगे तो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद जब होगा कि ओके चलो रशियन ऑयल का टैरिफ खत्म क्योंकि वॉर खत्म हो गई है, 25% जो था ट्रेड को लेकर के उस पर डिस्कस होके 20% आ जाएगा। ब्रिक्स का मामला फिर भी सामने रहेगा क्योंकि इसके पीछे ब्रिक्स भी है, बट ऐसे आ जाएगा। तो चाहे 20% भी आ जाएगा हम पे ट्रेड का टैरिफ, बट हम एक अलग सड़क पर चल जाएंगे और वहां से वापस आना मुश्किल है। तो ये इंडिया के लिए एक क्रिटिकल मोमेंट है हमारे लिए। और इसको अब जैसे आप बात कर रहे थे आरसी भार्गव जो कह रहे हैं, देखिए कुछ चीजें हम बाहर करेंगे, कुछ अंदर करेंगे। बाहर यस मार्केट्स बढ़ाएंगे इत्यादि उस पर आते, पर मैं अभी अंदर का बात भी करना चाहता हूं। जो भार्गव कह रहे हैं कि इट्स नॉट एन इकोनॉमिक, बट ये ज्यादा नेशनल कैरेक्टर की बात है। राजन ये कह रहे हैं, अभी अमिताभ कांत कह रहे थे ये वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए रिफॉर्म्स की और नेशनल कैरेक्टर की। मेरा ये कहना, मानना और आर्ग्यूमेंट है, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं इंडिया को 1 साल के लिए स्पेशल सिचुएशन बना करके 6 डे वर्क वीक इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। कॉन्ट्रोवर्शियल है, डिबेट होनी चाहिए देश में, बट अगर हम 6 डे वीक करेंगे तो थ्योरेटिकली यहाँ वाइसेस माइंड्स बैठे हैं, 2% तक जीडीपी आपका बढ़ सकता है। ये एशियन टाइगर्स एक दिन में एक रात में नहीं बने थे, कोरिया, जापान, मलेशिया, ताइवान। मेहनत एंड रिफॉर्म्स तो देश के अंदर ये हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज वी माइट मिस द बस ऑल्सो। हम उस तरह से भी मेरे ख्याल से एक फोर्क इन द रोड है। अगर हम पुराने रवैये पे चलते रहेंगे
हमें अपने देश के अंदर क्वालिटीज इंप्रूव करनी है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द बिजनेस एंड बहुत सारी चीजें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेगुलेशन, स्टेट सेंटर, ये वो। अगर हम इन चीजों, इस वक्त का फायदा उठाकर इन चीजों को रिफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हम एक मिडिल इनकम ट्रैप में ही रह जाएंगे, शायद वो भी एक खतरा है आगे जाके हमें। तो मल्टीपल वेज में वन की थिंग इज दैट देश के अंदर नेशनल कैरेक्टर एंड मेजर मेजर फोकस, एंड बाहर बिल्कुल। जो तो नया नॉर्मल आएगा डेफिनेटली, यस। एंड ठीक। लॉन्ग टर्म में अमेरिका से वी वांट वेरी गुड रिलेशंस, बट अनफॉर्चुनेट, और होंगे भी नो डाउट, हम बड़ी इकोनॉमी, बिल्कुल। बड़े डायस्पोरा है, बहुत कॉमनैलिटी है, डेमोक्रेसी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, बहुत कॉमन चीजें हमारे यहाँ। बट अनफॉर्चुनेटली आने वाले वक्त में, क्योंकि ये जो हो गया एपिसोड, इसके चलते आई थिंक हम जिस सड़क की राह पे हमने जो वो रोड ले ली है, उस रोड से वापस आना मुश्किल होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर वापस आना मुश्किल दिख रहा है। इसी पर एक सवाल अजय दुआ सर आपसे मेरा ये होगा कि आपने भी जर्मन अखबार की हेडलाइन पर गौर किया होगा, ट्रंप रूफ्ड ऑन aber मोदी गेट निस्ट द्रान। ये हेडलाइन एक जर्मन अखबार की है, जिसका अर्थ है कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया लेकिन मोदी ने जवाब नहीं दिया। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन अगर ये सत्य है तो इससे क्या संकेत निकलते हैं? धन्यवाद दीपक जी। थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे अफवाह हैं या रियलिटी है, कोई कंफर्म नहीं कर पाएगा। ये अखबारों में आता रहे, टेलीविजन चैनल में भी कहीं मैंने सुना था, ये दोनों लोग ही जानते होंगे, दोनों नेता, कि किसने फोन किसको किया था और किसने नहीं दिया। उसको मैं उसके बीच में नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है, हमारा प्रयत्न रहना चाहिए कि ये कायम रूप से दरार किसी भी देश से हम ना डालें। खास करके कोई बड़ा देश हो, शक्तिशाली देश हो, जैसे अमेरिका है, चीन है, हमें अपना सवाल, अपना रवैया रखना चाहिए सीमित, जो हमारे हित में है। हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हमें चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब अभी कैसे इस दुविधा से निकले, अगले साल तक क्या होगा, अब लॉन्ग टर्म में क्या होगा। इन चीजों तीनों को अगर हम कुछ उसके ऊपर गौर करेंगे, मैं ये कहूँगा कि आपको इमीडिएटली थोड़ा सहन करना पड़ेगा। कुछ हमें घाटा होगा, कुछ हमें पीड़ा होगी, वो सहन करनी पड़ेगी। पर कुछ महीने में जब सरकारी, फिस्कल, फाइनेंशियल और जो दूसरे कदम लिए जा रहे हैं, उसका हम ये जो 30 बिलियन डॉलर का, 25 बिलियन डॉलर का ट्रेड कम होने की आशा है, उससे जो 0.2% जीडीपी में कमी होनी थी, शायद हम उसको रोक पाए और कम कर पाए। अभी जो हमने शुरू किया है दूसरे देशों से बात करना, एफटीए का बातचीत चल रही है, ये सब एफटीए इत्यादि थोड़ा टाइम लेते हैं। जैसे हमने इंग्लैंड से किया, इंग्लैंड में अब उन्होंने अपने संसद में जाना है रेटिफिकेशन के लिए, उसके बाद रूल्स रेगुलेशन बनते रहेंगे, 1 साल, सवा साल लग जाएगा ये एफटीए को कार्यान्वित करने में। बाकी जगह भी कुछ ऐसा ही होगा। ये हमें मीडियम टर्म रिलीफ होगी, मतलब साल भर बाद, उसके बाद। पर उसके सबसे बड़ी चीज जो हमें करनी है कि हम अपने स्वदेशी, जो हमने अपने प्रयत्न कर रहे थे, मेक इन इंडिया, उसके ऊपर जोरों से काम किया जाए। बिल्कुल, तो हमारा रहेगा सबसे बड़ा आधार, और हम किसी भी देश के ऊपर इतने अवलंबित नहीं रहेंगे। चीन हो, दूर रूस हो, अमेरिका हो, किसी भी देश के ऊपर, कारण हम वो वस्तु हिंदुस्तान में ही, भारतवर्ष में ही बनाते हैं। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल, हमें अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी, जिसे कह रहे हैं ना, स्वदेश एक अपना अर्थ पूरी व्यवस्था, उसको आज 60% है कंजम्पशन हमारे जीडीपी की, उसको हम 60 से कैसे 70% ले जाए। अभी किसी ने अनुभव, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बताया है कैलकुलेशन करके जल्दी से, कि अगर जीएसटी जो सरकार कार्यान्वित, मोदी जी ने घोषित किया लाल किले से, अगर उसको हम जल्दी कार्यान्वित करें तो हम $2 ट्रिलियन कंजम्पशन हिंदुस्तान की बढ़ा, डॉलर नहीं, $2 ट्रिलियन हम हिंदुस्तान
कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। वो 8% हाउस होल्ड डिमांड की है। अगर हम 60 से 68% एक ही कदम से कर सकते हैं, तो ऐसे दूसरे भी मेजर्स ढूंढ के हम अपना को डोमेस्टिकली स्ट्रांग करें, किसी के ऊपर ज्यादा ठीक। ना डिपेंड करें, और ना एक्सपोर्ट में ना बिल्कुल इंपोर्ट। वो सबसे उचित रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने कि मौजूदा वक्त में हम डोमेस्टिक कंजम्पशन पर अगर फोकस करें तो काफ़ी हद तक ये जो लोड है वो कम होता हुआ दिखेगा। अजय सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि टैरिफ टेंशन को लेकर भारत का जो मौजूदा स्टैंड है, आर्थिक मजबूती का इसको संकेत माने या कूटनीतिक जोखिम माने, और कैसे भारत इन तनावों के बावजूद एफडीआई और निवेशकों का भरोसा बनाए रख सकता है? क्योंकि हम एफआईआईज में भी लगातार देख रहे हैं कि बिकवाली हो रही है, तो जो विदेशी निवेशक हैं उनका कॉन्फिडेंस कैसे बना रहेगा? देखिए, दुआ साहब ने बहुत अच्छा कहा कि हमें तो अपना लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉलो करना है, पोलाइटली अपना पक्ष रखते जाना है। हमें कोई रिटेलिएटरी टैरिफ भारत ने नहीं लगाए, वो भी अच्छा है, क्योंकि जो 45 बिलियन अमेरिका से आता है वो ज़्यादातर हाई एंड गुड्स है या ऐसा एग्रीकल्चर सामान है जो यहाँ पे हमें इतनी आसानी से नहीं मिलता है। उस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो उस पे टैरिफ लगाना, जैसे एक पॉलिटिशियन ने कहा कि 100% आप अमेरिका पे टैरिफ लगा दीजिए, वो सेल्फ डिफीटिंग है। हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा, हमारे चीज़ें महंगी हो जाएंगी जो 45 बिलियन डॉलर आप उनसे आयात कर रहे हैं। तो पहली तो बात ये रही कि हमारी सरकार ने बहुत विनम्रता से बट अपना ठोस सबूत देके अपना पक्ष रखा है और हम उस पर कायम हैं, ये बहुत अच्छा है। दूसरा बात रहता है कि आगे क्या एंगेजमेंट है, वो ऐसे होना चाहिए डेमोक्रेसी टू डेमोक्रेसी। अमेरिका भी हमारा दोस्त है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है जिसमें हमें इंश्योर करना है कि हर टेबल के हेड ऑफ द टेबल पे हमें जगह मिल जाए। दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज होते हुए हमें भी इकोनॉमिक लेवरेज मिलना चाहिए। वो ज़रूरी है बहुत कि हम वहाँ पे बुलाए जाएं। तीसरा, ये बहुत अहम बात रहेगी, जो 50 लाख भारतीय वहाँ बसे हुए हैं उनका भी हमें वेलफेयर सोचना है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप रिलेशंस काट लें अमेरिका से, वो तो होने नहीं वाला है। 32 बिलियन डॉलर आपको रेमिटेंस आता है जो भारतीय वहाँ पे अपने फैमिलीज को भेजते हैं पैसा वापस हर साल। तो काफ़ी अहम इकोनॉमी है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है। कंज्यूमर मार्केट अमेरिका का देखें तो 18 ट्रिलियन डॉलर का है, तो उसको सर्व करने में हमारी भी भलाई है। तो ये मुझे लगता है कि कुछ महीनों का एट द मोस्ट ये एक आया है हमारे ऊपर थोड़ा सा बादल, वो बिल्कुल। भी छट जाएगा और हमें एंगेज रहना है। जाहिर तौर पर इंगेज रहना है, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि फौरी तौर की दिक्कतें हैं, लंबे समय की नहीं है। इसी सवाल को एक बार और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं रविंदर सर आपसे, कि क्या भारत और अमेरिका के बीच ये टैरिफ वॉर ज़्यादा लंबे समय तक के लिए रणनीतिक असहमति के संकेत दे रही है, या केवल अस्थायी राजनीतिक दबाव है? जैसा कि बग्गा सर ने कहा, साफ शब्दों में कहें तो क्या ये सिर्फ ट्रंप के कार्यकाल के दौरान की दिक्कतें हैं, ट्रंप के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी? ग्रेट क्वेश्चन एंड अननोन, बट यस, ट्रम्प काल में देखिए काफी कुछ डिपेंड करेगा रशिया यूक्रेन युद्ध पे, क्योंकि अगर वो युद्ध सॉल्व हो गया, सीज फायर हो गई, तो ऑयल टैरिफ का मामला अलग है, पर फिर ब्रिक्स के बहाने हम पे शायद टैरिफ लग जाए। तो ट्रम्प के काल में यह हो सकता है कि रशियन ऑयल का टैरिफ हमसे हट जाए और जो ट्रेडिंग वाला 25% है इसी पे नेगोशिएशन हो, एक हुए मानो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। पर यह भी हो सकता है ट्रम्प के काल के दौरान कि रशिया वॉर कंटिन्यू रहे, पुतिन से अमेरिका और खफा हो, तो जो तेल पे टैरिफ है वो 25 की बजाय 50% लग जाए, वो भी लग सकता है। ये टैरिफ बढ़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ओके, कॉमन सेंस सेज दैट। अब उसके अलावा यस, ट्रम्प काल के एंड तक क्या होता है वही बात है, पर जो भी है बॉटम लाइन हमारा, जो पहले 3% एवरेज हमारे गुड्स पे ड्यूटी लगती थी, वहां वो 20% आ जाएगी अगर सारी डेलीगेशन लेवल पे ट्रेड वाला ही मुद्दे पे हम आपस में एग्री कर जाएं। पर बात यह कि तब तक जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग, अभी जो मैं बात कर रहा था, वी आर इन अ फोर्क ऑन द रोड, हर दिन हर महीने जितना लंबा ये चलेगा उतना ज्यादा हम भी कैलकुलेट करेंगे अपने कदम। राइट, अब आ जाते हैं हमारे कदम पे। एब्सोल्युटली आई थिंक हमारा पैनल एंड ऑल ऑफ अस
मैं बहुत बार कहता हूं हमें डक डिप्लोमेसी, डक जैसे झील में ऊपर शांत दिखती है, ग्लाइड कर रही थी, और पानी के नीचे बेचारी पूरी मेहनत करके पैर मार रही है उसकी। हमें डक की तरह काम लेना चाहिए। हमें नेले पे देला मारने की जरूरत नहीं है। ये कोई स्कूल की डिबेटिंग चैंपियनशिप नहीं है और हम खुश हो जाएंगे ट्रंप ने बोला हमने उसको ये जवाब दे दिया। नो, करेक्ट। व्हाई गेट इनटू दैट? ओके, सो दैट्स वन बिग वन। सो टैरिफ बढ़ भी सकते हैं। तीसरी बात जो सब अभी बात कर रहे हैं, ये दुनिया इस समय जो है ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, ये नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है। कोविड के बाद दुनिया रीस्टार्ट हो रही थी। कोविड में पूरी दुनिया एक साथ रुक गई थी, रीबूट हो रहा था कंप्यूटर दुनिया का, और यूक्रेन वॉर हो गया, उसके चलते जियो पॉलिटिकल इतना हो गया। तो इस समय दुनिया का एक नया वर्ल्ड, जिसे मैं कहता हूँ न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस समय जब ये नया वर्ल्ड ऑर्डर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो देश अपनी अलग अलग पार्टनरशिप्स अलायंसेस से, भारत हम नई मार्केट्स ढूंढ रहे हैं, एफटीएस कर रहे हैं। बट ये समय ये भी याद रखना चाहिए, कोई नलका या टैप तो है नहीं, आपने इधर करा तो इमीडिएट आपको एक्सपोर्ट Correct. ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। एफटीए तो छोड़िए, एक एक क्लाइंट को लेने के लिए प्राइवेट सेक्टर के किसी को कितना करना पड़ता है। लास्टली आई से इसमें एक और लेसन है, अगेन बैक टू आत्मनिर्भरता, जो दुआ जी कह रहे हैं और बगा साहब भी कह रहे हैं, और मैं भी डेफिनेटली कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं 6 दिन का वर्क वीक बनाओ। बट चाइना के जो सोशल मीडिया में जब ट्रंप पहली बार था, उसने टैरिफ लगाई थी, आपको याद हो, राइट? इतनी चली नहीं है वो, बट चाइना के सोशल मीडिया में ट्रंप को थैंक यू कहते हैं लोग, कि उसने चाइना को वेकअप कॉल दे दिया जब उसने टैरिफ करा। चाइना की जो तेजी आई ना, इनकी जो टेक्नोलॉजी, क्वांटम, एआई, ड्रोन्स की जो सारी बनी, बिल्कुल। ये उस इंसिडेंट के बाद ज्यादा बनी। तेजी से चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने अंदर चिप्स में इन्वेस्टमेंट, ये वो सारा करा। तो चाइना के जो नेशनलिस्ट ट्विटर पार्टी हैं जो लोग, वो ट्रंप को थैंक यू कहते हैं। वो कहते हैं तुमने हमें जगा दिया, आज हम ऐसे पहुंच गए हैं कि आज हम, चाहे हमारे पास वो उसकी जो टच मशीन है, लिथोग्राफी अल्ट्रावायलेट वाली, वो नहीं है, बट हुआ ही ऑलमोस्ट उसके, चलो 70% पहुंच गया। हमें भी ये इस वक्त को उस स्पिरिट, उस एनर्जी, उस कैरेक्टर से लेना। ठीक बात है। बड़ी 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 अहम बात आपने कही कि शायद ये एक तरह से वेकअप कॉल हमारे लिए भी है और हमें भी और सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस पर अजय दुआ सर, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि भारत अपने हिसाब से अपने प्रयास कर रहा है, जो आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहा है दूसरे देशों में, जो एफटीएस कर रहा है, तो जिस तरह से रविंदर सर ने बताया कि चाइना को एक वेकअप कॉल मिली थी, हमें भी एक वेकअप कॉल अब मिल गई है, तो इस वेकअप कॉल को भारत की जो स्थिति है, जो तैयारियां चल रही हैं, वो पर्याप्त है या इसको और रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है और कुछ एक्शन मोड में आने की जरूरत है? दीपक जी, मुझे लगता है जो हमने शुरुआत की है वो बिल्कुल ठीक, डायरेक्ट उसकी दिशा बिल्कुल ठीक है। पर अगर स्पीड हमने बढ़ानी है और वो आवश्यक है वो, तो हमें कई चीजें और करनी पड़ेंगी। वो सबको पता है हमारे राज्य, तभी हम, मोदी जी ने भी क्या बात की है कि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की आवश्यकता, तभी ये हम कार्यक्रम शुरू किया है जब ट्रंप महोदय ने अपना रवैया दिखाया। उसका जीएसटी जिसकी मैं बात कर रहा था, उसको रैशनलाइजेशन करना एक है। अब बहुत चीजें हमें, जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 91 में की थी जी, अब 35 साल 36 साल बाद हमें अब और क्या क्या कर सकते हैं। बिजनेस को आसान करना, कंपटीशन इतना ज्यादा करना भी हमने किसी से रुकना है, पर उसके साथ साथ हमें इतना प्रोटेक्शन अपनी लोकल इंडस्ट्री को नहीं देना कि वो इनएफिशिएंट हो जाए, कि वो अनकम्पिटिटिव हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में। और हमें साथ साथ, मैं इमीडिएट तो बिल्कुल नहीं कह रहा, हमें देखना है कि हम हमारे कृषि क्षेत्र पर एकड़, पर ह्यूमन बीइंग, पर यूनिट ऑफ कैपिटल कैसे बढ़ा सकते हैं। हम उसके अंदर फूड इकोनॉमी और नॉन फूड इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर के हैं, उसके दो पार्ट कर सकते हैं। पहले नॉन फूड को देखें कि अगर उससे किसी को कुछ असर पड़ता है, शायद वो बिल्कुल छोटे वाले कृषक नहीं है, वो मीडियम साइज हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं, उनको कंपटीशन मिले तो वो एफिशिएंट होंगे। उसके बाद ऐसे देख के हमें सेक्टर बाय सेक्टर, सेगमेंट बाय सेगमेंट, हमें अपने मार्केट को इतना प्रोटेक्ट भी करके नहीं रखना चाहिए। ठीक बात है।
अजय बग्गा सर, आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि भारत और अमेरिका दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, जैसे कि पहले भी आपने कहा। एक और जहां माइक्रोन और एएमडी जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में निवेश कर रही हैं, तो दूसरी ओर सीआईआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने अमेरिका के 40 राज्यों में 4,25,000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा की हैं, जिसमें दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और मजबूती मिली है। और भी कई स्तर पर दोनों देशों का साझा समन्वय रहा है। ऐसे में भारत पर दबाव बनाना, क्या ट्रंप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अमेरिका के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत ये बिल्कुल ही तभी सरप्राइज हो गए सब, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी। और अप्रैल में अगर बयान देखें स्कॉट बेसेंट का ही, वो कह रहे थे पहला करार भारत के साथ होगा। तो क्या एकदम से बदला। और फिर स्पेशली जब इनका बयानबाजी शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तब करेक्ट। रिलेशंस और खराब हो गए। तो ये समझ नहीं आई। और नॉर्मली क्या होता है कि जो ये भारत के साथ दोस्ताना संबंध है, वो तो कई दशकों से हैं और दोनों डेमोक्रेसीज हैं। और स्पेशली इंडो पैसिफिक में भारत की बड़ी भूमिका अमेरिका देखता है। तो उस सब को छोड़ के उन्होंने ये किया। और इसमें अगर वो जो जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है सब पे अगर लगाते, तब भी ये सोच हो सकती थी। बट ये भारत को ऐसे सिंगल आउट करके जो लगाया दीपक जी, उसमें दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक, वो रशिया को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी पर भी हम सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो थोड़ा प्रेशर रशिया पे डालने की कोशिश थी, वो तो चला नहीं। दूसरा, वो चाइना को कह रहे थे कि भारत हमारा एलाई जरूर है, भारत हमारे लिए अच्छा मित्र हो सकता है, बट भारत एसेंशियल नहीं है हमारे स्ट्रेटेजिक करेक्ट। प्लान में। तो ये चीन को भी उन्होंने थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, क्योंकि उनको 90 दिन और दे दिए। चीन का आज के दिन में रशिया के साथ जो टोटल ट्रेड है, चीन 160 बिलियन डॉलर रशिया के साथ रशिया को निर्यात कर रहा है। बिल्कुल। तो भारत तो उससे ले रहा है 60 बिलियन डॉलर। तो चीन का इतना बड़ा एक ट्रेड है रशिया के साथ, उसको इन्होंने फ्री पास दे दिया। टर्की जिसका इतना बड़ा है। अच्छा, ये सोचिए, सबसे मजे की बात है, यूरोपियन यूनियन जिनका एशियन रिपब्लिक्स के साथ ज्यादा नहीं होता था कुछ, यूरोपियन यूनियन का एक्सपोर्ट एकदम से सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होने लग गया। और वो सब हाईटेक मशीनरी, सप्लाई पार्ट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, ऐसी ऐसी चीजें जो आम छोटे देश को चाहिए ही नहीं, सब कुछ वो रशिया में जा रहा है जी। तो ये सब सबको पता है कि क्या हो रहा है। बहुत सिनिक वेपनाइजेशन किया गया ट्रेड का, भारत को एग्जाम्पल बनाया गया। थोड़ा सा ईर्ष्या है भारत के ग्रोथ के साथ, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दिया गया रशिया को, और चाइना को प्रोत्साहन दिया गया। और ये जो मोदी जी कर रहे हैं, चीन जाके, जापान जाके, पुतिन को मिलेंगे सोमवार को, ये सब अब भारत भी दिखा रहे, ठीक है भाई, हम भी फिर बनाते हैं दोस्ताना संबंध और दुनिया से। ठीक ठीक बात है। बिल्कुल इसी पॉइंट पे भी मैं आ रहा था। रोविंदर सर, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जापान की यात्रा पर हैं, 3 सितंबर को शी जिनपिंग पुतिन और किम जोंग को बुलाकर अपनी ताकत और प्रभुत्व का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जाहिर है भारत चीन की बीच जो बर्फ पिघलती हुई दिख रही है, रूस के साथ जो बढ़ता हुआ व्यापार दिख रहा है, एक नए ट्रेड पार्टनर के आने से भारत अपनी स्थिति को बेहतर करेगा। लेकिन क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जैसा कि बग्गा सर ने भी संकेत दिया है? और अगर नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है तो उसकी तस्वीर कैसी देख रहे हैं आप? Couple of things. Definitely, मैं तो कह रहा हूँ, टेक्निकली मेरी टर्मिनोलॉजी है, a new world matrix under construction. वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बन रहा है, मैट्रिक्स है ये अंडर कंस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाट, राइट? सेकेंडली, सॉरी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज, एंड बग्गा सर से भी, दुआ सर से भी, प्लीज सर, कि जब हम रशिया, इंडिया, चाइना के बारे में बात करें, हम अज्यूम कर रहे हैं RIC RIC RIC। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में, ऑप्टोपॉलिटिक्स में नैरेटिव मैटर्स। इसको RIC कहने की बजाय वी शुड यूज द टर्म IRC, इंडिया, रशिया, चाइना। तो एक मेरा सजेशन है, रिक्वेस्ट है, छोटी सी चीज है, बट क्योंकि अब ये बातें होनी शुरू हो गई हैं,
ना, जहां तक ये आईआरसी का सवाल है, ये इतना आसान नहीं है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है हमारी आपस में। और जैसे भी बात हो रही थी, बाय द वे, हमारे को ये यूक्रेन में जितना जल्दी रुके उतना अच्छा है, क्योंकि रशिया चाइना के पाले में, गोदी में, या कहीं शैडो में बिल्कुल ज्यादा जा रहा है। आई थिंक अभी बग्गा सर बता रहे थे या दुआ सर बता रहे थे, $160 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स टू रशिया चाइना कर रहा है। हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हैं? शायद 4 बिलियन, आई डोंट नो। हम रशिया कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो, आई मीन वील नो, राइट? तो सारी कार इंडस्ट्री, ऑल इंजीनियरिंग, ये वो, फॉरगेट द ड्यूअल यूज एंड आर्मामेंट्स के वेपन्स और व्हाटएवर कुड बी, बट टोटल रशिया वहां जा रहा है। तो जितनी जल्दी युद्ध रुकेगा उतना अच्छा, उतना रशिया चाइना पे डिपेंडेंट नहीं होगा। सो दैट सेड, अभी फिलहाल जो चल रहा है, एंड चाइना के साथ यस हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, एंड हमारी 2.5 प्रॉब्लम है चाइना के साथ। वन है बॉर्डर डिस्प्यूट, सेकंड चाइना जो पाकिस्तान को सपोर्ट या डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है यूएन में या फॉर्मुलेशंस में, और 0.5 मैं कहता हूं ट्रेड में, नॉन टैरिफ बैरियर्स, मार्केट एक्सेस एंड ऑल। बिल्कुल। तो ये हमें सॉल्व करने हैं, और दिख रहा है शायद ये इंच बाय इंच सॉल्व हो रहे हैं या कुछ। बट इसमें एक और एलिमेंट है ना, इस समय जब हमारी और चाइना की, हम डेफिनेटली आगे चल रहे हैं, बट चाइना ये सोच रहा है ना कि इस समय इंडिया कॉर्नर्ड है, तभी मेरे से शायद इस तरफ और आ रहा है। तो चाइना अपने को नेगोशिएशन में हमारे हिसाब से लॉजिकल है, थोड़ा पावर इक्वेशन में ऊपर समझेगा। हालांकि हमारी और चाइना की जो नॉर्मलाइजेशन की बातें हैं, 1 साल पहले कजान में जब ब्रिक्स की साइडलाइन में मोदी जी और शी जिनपिंग मिले, तब से शुरू हुई थी। बिल्कुल। बट इट्स ऑल अबाउट पोजिशनिंग एंड दिस थिंग। तो इन एनी केस चाइना हमारा नेबर है, हमारी डिस्प्यूट्स है, हमारी जीडीपी नहीं एक कितने परसेंट नहीं कर पाएगी और चढ़ पाएगी अगर हम चाइना से इंजीनियरिंग मशीनरी ना ले। हमारे सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट सारे जो कि हमें चाहिए अपनी जीडीपी बढ़ाने को, अपने जॉब्स और इकोनॉमी बढ़ाने को, वो सब रुक जाएंगे। कोई नहीं ऑफर कर सकता उस तरह की और उस साइज की, उस स्केल की और डिलीवरी टाइम में इस तरह के इक्विपमेंट्स या मशीनरीज। सो वो भी एक रियलिटी है। बट एट द सेम टाइम हमें, ओके रशिया है डेफिनेटली यस, बट हमें रोमांटिक भी नहीं होना है मेरे ख्याल से। रशिया की इकोनॉमी का एस्टिमेट 2.5 ट्रिलियन है, ठीक है, श्योर हम एक्सपैंड करेंगे, कितना करेंगे, जितना हो सके करेंगे। बिल्कुल। चाइना से हम कुछ करेंगे। तो एक ये वक्त है इस समय, आई थिंक कोल्ड कैलकुलेशंस का, ऑब्जेक्टिव का, और सबके साथ हम्बल रहना और कहना जियो और जीने दो, और अपना काम अपने मकसद से करो, नेले पे दलेरे की बात मत करो, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म देखो, देश के अंदर 6 देगा वर्क वीक बना दो। बिल्कुल, जाहिर तौर पर शांत रहते हुए रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ने की जरूरत है, और जिसमें भारत बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा या एससीओ की यात्रा से काफी कुछ निकल कर आने वाला है। हालांकि कई तस्वीर बन रही हैं, लेकिन फौरी तौर पर जो दिक्कतें हैं वो तो दिक्कतें ही हैं, और उनको हल करने के प्रयास हो रहे हैं। फिलहाल एक नई तस्वीर बनती हुई दिख रही है, और वो तस्वीर क्या होगी जल्द ही दुनिया के सामने होगी। बहुत शुक्रिया करेंगे अजय बग्गा सर, अजय दुआ सर और रविंदर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए।